हेलो दोस्तों, एबी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं भानु। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत यूनिट 10 कर रहे हैं, जहाँ पे लोक प्रशासन है बच्चे। लोक प्रशासन की जो यूनिट है वहाँ पे हम लोग प्रशासन के सिद्धांत देख रहे थे या संगठन के सिद्धांत देख रहे हैं। तो उसी प्रशासन के सिद्धांत और संगठन के सिद्धांत को समझने के लिए हमें प्रशासन के अंतर्गत जो व्यवहारवादी अवधारणा है उसे भी हमें समझना होता है बच्चे। जो व्यवहारवादी अवधारणा है वो किसी भी समस्या का अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से करना चाहता है। किसी भी समस्या के निष्कर्ष को वो वैज्ञानिक तरीके से हल करना चाहता है। किसी भी समस्या का सामान्यीकरण वो किस तरीके से करना चाहता है, वैज्ञानिक तरीके से करना चाहता है। इसी को बच्चे हम लोग व्यवहारवाद बोलते हैं। क्योंकि जो व्यवहारवाद है, आगे हम पढ़ेंगे, तो प्रशासन के अंदर जो व्यवहारवाद का उपयोग एक तरह से, यानी प्रशासन में व्यवहार का भी एक प्रकार से क्या होना चाहिए, अध्ययन होना चाहिए। इस तरह का विचार हमने चेस्टर बर्नार्ड के विचारों में देखा था। तो आज हम लोग चेस्टर बर्नार्ड के प्रशासन या संगठन के सिद्धांत क्या हैं, या फिर उन्होंने संगठन को किस प्रकार से परिभाषित किया है, या संगठन में एक मजबूत संगठन के लिए हमें क्या क्या चीज़ों को अपनाना चाहिए, ये चीज़ें हम एक तरह से चेस्टर बर्नार्ड के विचारों के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चे कि ऐसे कौन से विचारक हैं जिन्होंने व्यवहारवाद का एक तरह से व्यवहारवादी विचारधारा का उपयोग किया है। तो व्यवहारवादी विचारधारा के उपयोग करने में जो विचार आते हैं, जिन्होंने इसका एक प्रकार से इस विचारधारा का उपयोग किया, उसमें एल्टन मेयो का नाम आता है बच्चे, चेस्टर बर्नार्ड का नाम आता है, क्रिस आर्गिस का भी नाम आता है, डगलस मैकग्रेगर का नाम भी आप देख सकते हैं, व्यवहारवादी विचारक में आते हैं। E.W. बक जो हैं बच्चे वो भी व्यवहारवादी विचारक के अंदर आते हैं। रेनिस ली कार्टर जो हैं बच्चे वो भी एक प्रकार से व्यवहारवादी विचारक के अंतर्गत आते हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो इन लोगों ने एक तरह से व्यवहारवादी सिद्धांत में अपना योगदान दिया है। तो एल्टन मेयो ने भी जो हार्थोन अध्ययन के द्वारा जो चीज़ें उन्हें प्राप्त हुई थी वो कहीं ना कहीं व्यवहारवादी विचारधारा को आगे लेकर जाती है। उसके बाद से चेस्टर बर्नार्ड आते हैं, वो भी व्यवहारवादी विचारधारा को आगे ले जाने में क्या करते हैं, अपने योगदान देते हैं। अब जनरली हम देखते हैं बच्चे यहाँ पे कि जो संगठन है, संगठन किसको बोला जाता है, ठीक है, या जो व्यवहारवादी विचारक हैं वो संगठन को किस प्रकार से परिभाषित करते हैं। तो एक्चुअली जो व्यवहारवादी विचारक हैं, मतलब व्यक्तियों के समूह को लोग क्या मानते हैं, संगठन मानते हैं। तो व्यक्तियों से संगठन का निर्माण हो रहा है, तो उस संगठन में व्यक्तियों के व्यवहार का भी हमें क्या करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। ऐसा व्यवहारवादी विचारकों का मानना है बच्चे। यानी इन व्यक्तियों का व्यवहार प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण होता है। जब तक आप व्यक्तियों के व्यवहार को नहीं समझेंगे, आप अपने संगठन को मजबूत संगठन नहीं बना सकते हैं। आप अपने संगठन को लक्ष्य मुख नहीं बना सकते हैं। तो आप अपने संगठन को लक्ष्य मुख बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी प्रशासन के अंतर्गत जो लोग आते हैं उन्हें का एक प्रकार से हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं बच्चे कि जो व्यवहारवादी विचारधारा है, यानी जो व्यवहारवादी विचारधारा है वो अध्ययन करते समय आनुभाविक यानी इम्पिरिकल मेथड का ये लोग उपयोग करते हैं। इम्पिरिकल मेथड मतलब अपने सेंस ऑफ ऑर्गन के द्वारा चीज़ों को क्या करना, समझना, अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा चीज़ों को समझना और उनसे ज्ञान प्राप्त करना या उनसे सूचना प्राप्त करना ही क्या होता है, इम्पिरिकल तरीका होता है। जहाँ पे आप अपने अनुभव से किसी समस्या को अध्ययन करना चाहते हैं, उस समस्या को हल करना चाहते हैं। तो जो व्यवहारवादी विचारक हैं बच्चों वो इम्पिरिकल मेथड का भी यूज़ करते हैं। दूसरा, ये लोग फील्ड स्टडी का भी मेथड करते हैं। फील्ड स्टडी में जाकर वहाँ पे ऑब्जर्वेशन करना, लोगों का इंटरव्यू करना, क्वेश्चंस आंसरिंग करना। तो फील्ड मेथड के द्वारा भी ये सूचना एकत्र करते हैं अपनी समस्याओं को हल करने के लिए। लेबोरेटरी स्टडीज़ का भी मेथड किया जाता है, और जो भी चीज़ें एकत्र की जाती है वो मात्रात्मक रूप में की जाती हैं बच्चे, गुणात्मक रूप में नहीं की जाती। तो चीज़ों को मात्रात्मक रूप में क्या करना, प्राप्त करना, और उनका गणितीय तरीके से क्या करना, हल करना, गणितीय साधनों का क्या करना, उपयोग करना। तो गणितीय साधनों का जब उपयोग करके आप कोई डाटा देते हैं, उस डाटा के आधार पर किसी समस्या का क्या किया जाता है, एक प्रकार से जनरलाइजेशंस किया जाता है। तो ये व्यवहारवादी विचारधारा में दिखा। दूसरी चीज़ें बच्चे, जो व्यवहारवादी विचारधारा है वो अंतर विषयी अध्ययन पर बल देते हैं। ऐसा नहीं कि लोक प्रशासन का अध्ययन हो रहा है तो सिर्फ लोक प्रशासन नहीं, और लगता है कि लोक प्रशासन की समस्या को समाजशास्त्र
के द्वारा भी कुछ मदद मिल सकती है। तो समाजशास्त्र का अध्ययन कर लिया जाता है, अर्थशास्त्र का अध्ययन कर लिया जाता है, राजनीति शास्त्र का अध्ययन कर लेते हैं, नीति शास्त्र का अध्ययन कर लेते हैं, दर्शन शास्त्र। तो एक तरह से जो व्यवहारवादी विचारक हैं वो एक प्रकार से जो मानविकीय विषय हैं बच्चे, उनको भी ये लोग क्या करना चाहते हैं, वैज्ञानिक विषय के रूप में लाने की कोशिश करते हैं। इसलिए इंटरडिसिप्लिनरी चीज़ों पर ये लोग काफ़ी फोकस करते हैं कि इंटरडिसिप्लिनरीज होकर आपको क्या करना पड़ेगा, चीज़ों का एक प्रकार से क्या करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जर्नलिस्ट, तो जो व्यवहारवादी विचारक हैं बच्चे, वो अंतर विषयी अध्ययन पर बल देते हैं। अंतर विषयी का मतलब यह होता है कि जो विषय आप पढ़ रहे हैं वो विषय और किन किन क्षेत्रों से जुड़ सकता है, तो इसको अंतर विषयी विषय बोलते हैं बच्चे, कि इस विषय को और कहाँ कहाँ उपयोग किया जा सकता है और कहाँ कहाँ पे इन चीज़ों को देख सकता है। अब जो हम लोग प्रशासन के सिद्धांत पढ़ रहे हैं, तो जो प्रशासन का सिद्धांत है, जो संगठन का सिद्धांत है बच्चे, ये सिर्फ लोक प्रशासन में ही नहीं पढ़ाया जाता है, ये आपको मैनेजमेंट के अंदर भी पढ़ाया जाता है, कॉमर्स के अंतर्गत भी पढ़ाया जाता है। तो जो आज के विषय हैं वो काफ़ी अंतर विषयी हो रहे हैं बच्चे, तो इन चीज़ों को भी आप क्या कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। और आपसे पूछा जाएगा कि जो व्यवहारवादी विचारधारा है वो किस पर आधारित है, तो उसका आधार जो है बच्चे वो वैज्ञानिक होता है। मतलब वो मात्रात्मक रूप में डाटा एकत्र करेंगे और उस डाटा के आधार पर किसी समस्या का क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं या समस्या का सामान्यीकरण करते हैं, तो इसको आप व्यवहारवादी। इनका जो पूरा एक तरह से वैज्ञानिक तरीके से समस्या का हल करना चाहते हैं, मूल्य जैसी चीज़ों को महत्व नहीं देना चाहते हैं, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब जो हमें बच्चे बात करना है व्यवहारवादी विचारकों के अंतर्गत, वो करना है हमारे सब्जेक्ट के अंदर चेस्टर बर्नार्ड। अब जो चेस्टर बर्नार्ड है बच्चे, उन्हें लोक प्रशासन में समाज व्यवस्था सिद्धांत का आध्यात्मिक पिता तथा व्यवहारवादी आंदोलन का जनक भी माना जाता है। यानी लोक प्रशासन में व्यवहारवादी आंदोलन का जनक तो आप चेस्टर बर्नार्ड को देख सकते हैं, वैसे जो व्यवहारवादी आंदोलन का जनक डेविड स्टर्न को भी माना जाता है। तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब क्वेश्चंस के ऑप्शंस को देखते हुए तुम्हें ऑप्शंस क्या करने पड़ेंगे बच्चे, टिक करने पड़ेंगे। तो ये जैसे समाज व्यवस्था सिद्धांत का आध्यात्मिक पिता किसे बोला जाता है, तब तो ऑप्शन में आपको चेस्टर बर्नार्ड टिक करना है। व्यवहारवादी आंदोलन का जनक हम किसे मानते हैं, तो वहाँ पे जर्नलिस्ट ध्यान में रखना है बच्चे चेस्टर बर्नार्ड लोक प्रशासन के लिए। और आम में तुम बोल सकते हो, आम ज्ञान के अंदर तुम बोल सकते हो कि जो व्यवहारवादी आंदोलन के जनक हैं वो एक प्रकार से डेविड स्टर्न को देखा जाता है। अब जो चेस्टर बर्नार्ड हैं बच्चे, इन्होंने संगठन में मनोवैज्ञानिक पक्ष को आगे बढ़ाया। जैसे मनोवैज्ञानिक चीज़ों की बात हम एल्टन मेयो में भी देखते हैं, तो एल्टन मेयो ने भी मनोवैज्ञानिक पक्ष को बल दिया था संगठन में अध्ययन करते हुए, ये भी बल दे रहे हैं मतलब मनोवैज्ञानिक जो पक्ष है उसे आगे ले जाने में चेस्टर बर्नार्ड का भी एक प्रकार से क्या है बच्चे, योगदान है। संगठन के बारे में क्या बोलना है, इन्होंने बताया कि संगठन तब अस्तित्व में आता है बच्चे, संगठन तब अस्तित्व में आता है जब एक व्यक्ति दूसरे से क्या करता है, संवाद करता है, या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या करता है, सहयोग की भावना दिखाता है, तब संगठन का क्या होता है, निर्माण। तो जब दो लोगों के बीच में संवाद होगा तब भी संगठन निर्मित हो सकता है, और जब सहयोग की भावना आती है तब भी संगठन का क्या होता है, निर्माण होता है। तो भावना जैसी चीज़ों को अगर अध्ययन करना है बच्चे, तो उसके लिए तुम्हें मनोविज्ञान का क्या करना पड़ता है, उपयोग करना पड़ता है। इसीलिए व्यवहारवादी जो है बच्चे वो मानते हैं कि जो व्यवहारवादी विचारधारा है उसको अंतर विषयी बनाना पड़ेगा हमें चीज़ों को समझने के लिए। अब बर्नार्ड के अनुसार संगठन 3 तत्वों से मिलकर बनता है बच्चे। जो संगठन होता है उस संगठन के निर्मित होने के पीछे 3 कारण बताए जाते हैं, संचार, सहयोग की भावना और सामान्य उद्देश्य। ये 3 आधार होते हैं संगठन के निर्मित होने के लिए। तो पेपर में क्या पूछा जा सकता है, परीक्षा के लिए क्या, कि जो बर्नार्ड के अनुसार संगठन के 3 तत्व कौन से हैं, या संगठन के 3 तत्वों में से कौन सा तत्व नहीं है। तो बच्चे वहाँ पे ध्यान में रखना है कि संचार होना चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए, और प्लस समान परियोजना जैसी चीज़ें होंगी, तभी आप संगठन जो है वो अपने उद्देश्यों को क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। तो बर्नार्ड ने संगठन को इस प्रकार से बताया। दूसरी चीज़ें, जो संगठन है उसको एक प्रकार से वो अनौपचारिक संगठन मानते हैं, और अनौपचारिक संगठन को प्राकृतिक संगठन बोला गया है। तो बर्नार्ड के द्वारा जो अनौपचारिक संगठन है उसे वो क्या मानते हैं, प्राकृतिक संगठन मानते हैं।
ये ध्यान में रखना है। बर्नार्ड जो है वो अनौपचारिक संगठन को प्राकृतिक संगठन मानते हैं। और दूसरी जो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है बच्चे, वो ध्यान में हमें ये रखनी है कि जो अनौपचारिक संगठन है बच्चे, उसका निर्माण औपचारिक संगठन के अंतर्गत होता है। जो औपचारिक संगठन है, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, उसी के अंदर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है, बनता है। तो जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ये एक नेचुरल ऑर्गेनाइजेशंस है, क्योंकि व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति से बातचीत करना चाहता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सहयोग करना चाहता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या होता है, आकर्षित होता है। तो इन सभी चीज़ों को आप क्या बोल सकते हो, अनौपचारिक संगठन। जहाँ व्यक्ति व्यक्ति से क्या कर रहा है, संपर्क कर रहा है, अंतःकर्षण, आकर्षित हो रहा है, व्यक्ति में सहयोग करने की भावना। तो इस आधार पे हम बोल सकते हैं बच्चे कि जो संगठन है वो अनौपचारिक संगठन की ये प्रकार से डिफिनीशंस आप बोल सकते हैं, परिभाषा बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चे। उन्होंने लोक प्रशासन के अंदर चेस्टर बर्नार्ड ने कुछ सिद्धांत दिए थे। उसमें उन्होंने 3 सिद्धांत दिए हैं। पहला सिद्धांत है योगदान संतुष्टि संतुलन के सिद्धांत। योगदान संतुष्टि संतुलन के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंट्रीब्यूशंस सेटिस्फैक्शंस इक्विलिब्रियम्स। दूसरा उन्होंने सिद्धांत दिया था एक्सपेक्टेशंस ऑफ द थ्योरीज ऑफ प्राधिकरण की स्वीकृति का सिद्धांत। और थर्ड दिया था बच्चे उन्होंने कम्युनिकेशंस थ्योरीज। तो उन्होंने चेस्टर बर्नार्ड ने 3 सिद्धांत दिए हैं। ये तीनों सिद्धांत जो हैं वो प्रशासनीय सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। अब एक एक सिद्धांत को हमें समझना है बच्चे, जो हमारे पेपर के लिए भी महत्वपूर्ण। आपसे पूछ सकता है मैच ऑफ द फॉलोइंग करके कि प्राधिकरण की स्वीकृति का सिद्धांत, ठीक है ना, तो एक्सपेक्टेशंस थ्योरी ऑफ द कंसेंट, ठीक है ना, तो या एक्सपेक्टेशंस थ्योरी ऑफ द अथॉरिटीज करके भी पूछ सकता है। कम्युनिकेशंस थ्योरीज ध्यान में रखना, एंड कंट्रीब्यूशंस सेटिस्फैक्शंस इक्विलिब्रियम्स। ये 3 थ्योरीज हैं, एक एक चीज़ें हमें समझनी होती है बच्चे। अब जर्नलिस्ट पहली थ्योरीज पर आते हैं और वहाँ पे आता है योगदान संतुष्टि संतुलन के सिद्धांत, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने ये समझाया बच्चे कि जो संगठन है, यानी हम जो संगठन होता है, तो संगठन में जर्नलिस्ट क्या होता है कि जो कर्मचारी होता है वो संगठन को क्या करता है, योगदान करता है। और संगठन जो है वो कर्मचारी के योगदान के बदले उसे क्या करता है, भुगतान करता है, वेजेस देता है, मजदूरी देता है, ठीक है, पद देता है, प्रतिष्ठा देता है। तो ये कहीं ना कहीं उसे एक प्रकार से क्या करती है, संतुष्टि प्रदान करती है। तो जब कोई व्यक्ति संगठन में योगदान देता है, तो जब संगठन उसके योगदान के बदले अगर चीज़ों को रिटर्न करता है, तब तक व्यक्ति उस वो कर्मचारी है वो संगठन का सदस्य बनकर रहता है। लेकिन जिस दिन उसकी संतुष्टि जितनी है, अगर वो संतुष्टि संगठन के द्वारा अगर पूरी नहीं की जाती है, तो हो सकता है कि वो उस संगठन को क्या कर दे, छोड़ दे। तो संगठन, कर्मचारी के लिए संगठन जरूरी है और संगठन के लिए कर्मचारी, तो दोनों एक दूसरे के लिए क्या होते हैं बच्चे, एक तरह से जरूरी होते हैं। ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना होता है। कर्मचारी संगठन में तभी तक रह सकता है जब तक उसके योगदान के बराबर या अधिक दे या संतुष्टि प्रदान करना। कोई भी व्यक्ति संगठन में तभी तक कार्य करता है बच्चे जब तक उस संगठन से उस व्यक्ति को संतुष्टि प्राप्त हो। अगर संगठन संतुष्टि नहीं दे रहा है तो व्यक्ति उस संगठन को छोड़कर किसी दूसरे संगठन में जाता है। तो ये तुम समझते हो बच्चे कि तुमने एक संगठन बनाया, वहाँ पे तुम एक प्रबंधन के पद पर हो और तुम्हारे कर्मचारी हैं, लेकिन तुम्हारे कर्मचारी तुमसे नाराज हो रहे हैं। तो ये अगर विषय तुमने अध्ययन किया तो तुम समझ सकते हो कि ये व्यक्ति जो है वो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर अगर किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में अगर जा रहा है तो क्यों जा रहा है, क्यों, क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन से उसे संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रहा है, सेटिस्फैक्शन प्राप्त नहीं हो रहा है। किस प्रकार की संतुष्टि उसे चाहिए, तो यहाँ पे बताया गया बच्चे भौतिक भुगतान, यानी मुद्रा आप दीजिए अच्छी खासी। दूसरा बोला अभौतिक अवसर, यानी श्रेष्ठता दीजिए उसे, ठीक है, प्रमोशन करिए आप। दूसरी असमानता प्रदान करिए उसे, बाकियों से अगर उसके कार्य से संगठन को फायदा हो रहा है तो उसे बाकियों से अधिक विशेषाधिकार आपको देना पड़ेगा। कार्यों की उसके लिए भौतिक दशा में क्या करनी पड़ेगी, बेहतरी करनी पड़ेगी। और कुछ आदर्शवादी एक प्रकार से क्या करने होते हैं, सिद्धांत जैसी चीजें अपनानी पड़ेंगी, तब जाकर कोई कर्मचारी आपके संगठन में क्या करेगा, योगदान करेगा। तो इससे आप एक अपने संगठन को मजबूत कर सकते हैं।
दूसरा आता है बच्चे सिद्धांत जो है वो है एक्सपेक्टेशंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी, प्राधिकरण की स्वीकृति का सिद्धांत। बर्नार्ड ने यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस थ्योरीज ऑफ अथॉरिटीज में बर्नार्ड जो है वो वेबर के प्राधिकरण के सिद्धांत को, प्राधिकार के सिद्धांत को, और फ्योल के जो प्राधिकार के सिद्धांत हैं उसको एक प्रकार से वो क्या कर देते हैं, अस्वीकृत कर देते हैं। और यहाँ पे वो बताते हैं कि प्राधिकार की जो वैधता है उसका आधार केवल जो होता है वो अधीनस्थों की स्वीकार्यता होती है। अधीनस्थ आपके आदेशों को क्या कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए आपके पास प्राधिकार है, इसलिए आपके पास अथॉरिटीज है। अगर अधीनस्थ आपके आदेशों को स्वीकार नहीं करेगा तो फिर वहां पे क्या हो जाएगा, आपका प्राधिकार जैसी जो चीजें होती है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो यहाँ समझना है, वेबर में जब तुम प्राधिकार को देखोगे तो बच्चे वहां पे कानूनी प्राधिकार, सत्ता जो प्राधिकार प्राप्त हो रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि भाई 3 तरह से सत्ता प्राप्त होती है। एक तो परंपरागत सत्ता होती है, एक आपका करिश्माई सत्ता होती है, और एक वैधानिक और विधि के द्वारा क्या होती है, आपको सत्ता दी जाती है। यहाँ पर उस बात की ये क्या कर रहे हैं, खंडन कर रहे हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर कोई प्राधिकार किसी व्यक्ति को प्राप्त हो रहा है वो इसलिए प्राधिकार उस व्यक्ति को प्राप्त हो रहा है क्योंकि जो व्यक्ति उसके आदेशों को क्या कर रहा है, स्वीकार कर रहा है, इसके वजह से उस व्यक्ति का प्राधिकार है। अगर वो उसके आदेशों को स्वीकार करने से मना कर दे तो प्राधिकार जैसी चीजें क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है बच्चे। बर्नार्ड जो है बच्चे वो बोलते हैं कि सत्ता का जो आधार होता है वो नीचे से ऊपर होता है, मतलब ऊर्ध्वगामी बोला जाता है। जबकि उनमें तुम देखोगे, फ्योल में देखोगे या वेबर में देखोगे तो वो एक प्रकार से क्या है, पिरामिड के तरह से, मतलब सत्ता जो है वो ऊपर से नीचे के तरफ क्या होती है, आती है। यहाँ जो बर्नार्ड है वो एक तरह से क्या करते हैं, अपोजिट बताते हैं बच्चे। दूसरी चीजें, संगठन में व्यक्ति तभी तक सत्ता या अधिकार स्वीकार करता है जब निम्न 4 परिस्थितियां उपलब्ध हों। तो मैं जब सत्ता है कोई, उस सत्ता को मैं तभी तक स्वीकार करूंगा जब 4 परिस्थितियां ये मुझे क्या करें, समर्थन दें, सपोर्ट करें। जैसे अधीनस्थ के आदेश को पूर्ण रूप में क्या करना है, हमें समझना है। तो जो अधीनस्थ है अगर उसके आदेश मुझे समझ में आ रहे हैं तो सत्ता और प्राधिकार का महत्व रहेगा। आदेश अगर संगठन के हित में है तब मैं उसको स्वीकार्यता दूंगा, और आदेश अगर अधीनस्थ के हित में है तब भी मैं उसको क्या करूंगा, स्वीकार्यता दूंगा। आदेश के पालन में अधीनस्थ की मानसिक और शारीरिक दृष्टि से सक्षम होना चाहिए। ये भी एक प्राधिकार को बनाए रखने में क्या होता है बच्चे, यानी कोई प्राधिकार सत्ता जैसी जो संस्थाएं हैं, जो संस्था सत्ता जैसी शक्तियों का उपयोग करती हैं, उनके लिए 4 परिस्थितियां क्या करनी पड़ेंगी, निर्मित करनी पड़ेंगी, तभी वहां पे इन चीज़ों का महत्व हो पाएगा। तो अधीनस्थ के आदेश समझ में आने चाहिए, तभी तो आप अपने बॉस को महत्व दोगे। बॉस कोई सलाह दे रहा है लेकिन उससे सिर्फ बॉस को फायदा होता है, तो क्या आप उसकी स्वीकार्यता को स्वीकार करेंगे? नहीं भाई, क्योंकि संगठन के हित में आपके आदेश होने चाहिए। आदेश अधीनस्थों के हित में होंगे तो मैं स्वीकार करूंगा, आपके आदेशों को वैध मानूंगा, पालन करूंगा। और दूसरी चीज़ें, मेरी मानसिक और शारीरिक दृष्टि से भी मैं क्या हूँ, सक्षम हूँ, तब जाकर इन चीज़ों की क्या होती है, एक प्रकार से उपयोगिता बनी रहती है। ये चीज़ें उन्होंने दूसरे अपने सिद्धांत में बताया। तीसरा सिद्धांत उन्होंने बताया था बच्चे, कम्युनिकेशंस थ्योरी। किसी भी संगठन को चलाने के लिए, किसी भी संगठन को उद्देश्य प्राप्त करने के लिए संचार सबसे अति महत्वपूर्ण तत्व होता है बच्चे। कोई भी सत्ता है, वो सत्ता अपने आदेशों को अगर अपने अधीनस्थ को दे रही है तो सत्ता के द्वारा जो आदेश हैं, वहाँ बोला गया कि पूर्ण रूप से समझ में, तो संचार जो होना चाहिए वो बड़ा प्रभावकारी होना चाहिए। शब्द आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो समझ में आने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने जो आदेश दे रहे हैं वो आदेश में जैसे 2 अर्थ निकल रहे हैं तो संगठन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, अधीनस्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आदेश इस प्रकार के होने चाहिए कि उसका इंटरप्रिटेशन जो आप कर रहे हैं, सामान्यीकरण जो आप कर रहे हैं उस आदेश का, वही आपका कुलीक भी कर रहा है, आपका अधीनस्थ भी कर रहा है। तो संचार जो है बच्चे वो किसी भी संगठन के उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। और संचार जो है बच्चे, वो जब संचार होता है तो उसमें 7 प्रकार के नियम बर्नार्ड ने बताया कि ये 7 प्रकार के नियम एक प्रकार से क्या किए जाते हैं, अपनाए जाते हैं। और उसमें संचार का मार्ग आपको निश्चित करना पड़ेगा कि संचार कैसे होगा, कहाँ से। तो जैसे इन्होंने बोला कि जो सत्ता है वो ऊर्ध्वगामी है, नीचे से ऊपर के तरफ, तो संचार का मार्ग आप निश्चित करिए। संगठन में सभी व्यक्ति के पास एक पारिभाषिक औपचारिक संचार चैनल होना चाहिए। मतलब
जो शब्द इस्तेमाल हो रहा है उस शब्द की परिभाषा लोगों को पता होनी चाहिए। एक फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल, एक औपचारिक चैनल कि कहाँ कहाँ से संचार होकर जाएगा। नेक्स्ट बोला जाता है बच्चे, संचार का मार्ग संक्षिप्त और प्रत्यक्ष हो। ठीक है, मतलब जितनी ज़रूरत है उतना ही संचार होना चाहिए, और दूसरी चीज़ें वो प्रत्यक्ष डायरेक्टली होना चाहिए बच्चे। दूसरी उसमें नेक्स्ट उन्होंने बोला था, जो व्यक्ति संचार सेवा दे रहा है उसकी क्षमता पर्याप्त हो। जो सूचना दे रहा है उसमें क्षमता होनी चाहिए सूचना देने के लिए, और संचार का मार्ग पूर्णतः औपचारिक होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए संचार में। जब संगठन कार्य कर रहा हो तो उस समय संचार के मार्ग को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर संगठन में कार्य चल रहा है और कार्य मार्ग में, कार्य का जो मार्ग है उसमें एक प्रकार से क्या की जा रही है, बाधा आ रही है, तो कम्युनिकेशन अगर ब्रेक होता है, मतलब संचार में कोई बाधाएं या बैरियर्स आती हैं, तो पूरे वो संगठन के उद्देश्य के लिए क्या हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है बच्चे। और संचार जो होना चाहिए स्पष्ट, मतलब जो आप सूचना दे रहे हैं वो स्पष्ट, यानी यहाँ संचार एक सूचना के लिए हो रही है बच्चे। सूचना संक्षिप्त होनी चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से होनी चाहिए, मतलब जिस व्यक्ति को देना है वही सूचना दे, और जिसको वो सूचना देनी है वही व्यक्ति उस सूचना को क्या करे, प्राप्त करे। तो ये चीज़ें, तो बर्नार्ड के ये बच्चे जो थे वो सिद्धांत थे जो व्यवहारवादी विचारक के अंतर्गत आते हैं। और बर्नार्ड के मैंने 3 सिद्धांतों को बताया, इन तीनों सिद्धांतों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, लोक प्रशासन में व्यवहारवाद के तो एक प्रकार से जो हैं वो पिता और जनक इन्हीं को माना जाता है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है। तो कम्युनिकेशंस थ्योरी जो है वो लोक प्रशासन में एक तरह से उन्होंने अपने सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने क्या किया है, यूज़ किया है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, और जब सारे प्रशासन के सिद्धांत हम कर लेंगे तो जो भी प्रशासन के सिद्धांत पे अभी तक क्वेश्चन आए उन सभी क्वेश्चनों पर एक एक करके हम क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।